आज मैं ना थोड़ा कुछ आपसे पीछे का पूछना चाहता हूँ, थोड़ा बहुत। ठीक है। जैसा अपन ने पिछले 2 क्लास में पढ़ा है ना, उसके बारे में थोड़ा बहुत पूछना चाहता हूँ कि जो मैंने नाम लिए थे, कुछ छोटे छोटे नाम लिए थे, है ना, वो पता सबको होता है कि डेफिनेशन क्या है, लेकिन रियल टाइम पे उसका क्या काम क्या होता है, वो मैं पूछना चाह रहा हूँ। ठीक है। एक चीज होती है एनकैप्सुलेशन। इसकी डेफिनेशन क्या है? एनकैप्सुलेशन की डेफिनेशन क्या है? सिंपल डेफिनेशन। एनकैप्सुलेशन का मतलब क्या होता है, बता सकते हो क्या? एनकैप्सुलेशन का मतलब होता है, एक कैप्सूल है अपने पास में। ठीक है। एक ब्लॉक है। उस ब्लॉक के अंदर क्या होगा? क्लास, फंक्शन और कुछ प्रॉपर्टीज अपन एक क्लास के अंदर बाउंड कर देते हैं। एक क्लास के अंदर हम कुछ फंक्शंस प्लस कुछ ऑपरेशंस प्लस प्रॉपर्टीज, ये हम क्या कर देते हैं, एक क्लास के अंदर बाउंड कर देते हैं। फिर जब हमको हमको इनको यूज करना होता है, तो हम जस्ट सिंपल उस फंक्शन का नाम यूज कर लेते हैं, तो उसके अंदर हमने जो भी काम किया है वो हम वहां पे एक्सेस कर सकते हैं। ये एनकैप्सुलेशन का मतलब होता है। ठीक है। एब्स्ट्रैक्शन, सब ये बोलते हैं डेटा हाइडिंग। कैसे होती है डेटा हाइडिंग? होती कैसे है? भाई डेफिनेशन तो अपने को पता है कि डेटा हाइडिंग, तो अब सवाल ये उठता है कि कंप्लीट डेटा हाइडिंग होती है या फिर विच विच डेटा हाइड डिपेंड्स ऑन यूजर। इनमें से कौन सी सिचुएशन होती है? विच डेटा हाइड डिपेंड्स ऑन यूजर। ठीक है। कभी भी एब्स्ट्रैक्शन में कंप्लीट डेटा हाइडिंग नहीं होती। ठीक है। यूजर जो चाहेगा वही डेटा हाइड होगा। अब एक रियल लाइफ का एग्जांपल लेता हूँ। एक इंसान कार चला रहा है, एक आदमी कार चला रहा है, उसको ये पता है एक्सीलेटर देने से क्या होगा, स्पीड बढ़ेगी, ब्रेक दबाने से क्या होगा, गाड़ी रुक जाएगी, ये पता है। लेकिन उसको ये नहीं पता कि एक्सीलेटर दबाने से अंदर की प्रोसेसिंग क्या है कि स्पीड बढ़ रही है, ऐसा क्या है अंदर मैकेनिज्म, या ब्रेक दबाने से ऐसा क्या मैकेनिज्म है कि गाड़ी रुक रही है। उसको बस इतना बताया गया है कि भाई एक्सीलेटर का काम ये है, ब्रेक का काम ये है। अंदर की प्रोसेसिंग बिहाइंड द सीन वो कैसे काम कर रही है वो नहीं पता। अब क्लास के अंदर ये कैसे अप्लाई होगा? जब भी आप क्लास बनाते हो ना, तो बाय डिफॉल्ट वो क्या होती है, पब्लिक होती है। पब्लिक होती है। आप क्लास का नाम लिखते हो, क्लास के अंदर आते हो, तो आप कुछ डेटा टाइप, वेरिएबल और कुछ फंक्शंस बनाते हो। ठीक है। ये बनाते हो ना, कौन सा एक्सेस करना है और कौन से को रखना है, वो कैसे कंट्रोल करते हो? एक्सेस स्पेसिफायर्स क्या यूजेस, एक्सेस स्पेसिफायर्स की हेल्प से अपन क्या करते हैं, उसको एब्स्ट्रैक्शन बनाते हैं। ठीक है। एब्स्ट्रैक्शन कैसे बनाते हो? अगर मुझे कोई डेटा टाइप क्लास के बाहर यूज नहीं करना, तो मैं उसको प्राइवेट कर दूंगा। ये एब्स्ट्रैक्शन ही तो है, एब्स्ट्रैक्शन ही है। अगर कोई फंक्शन मुझे क्लास के बाहर यूज करना है, मैं उसको पब्लिक कर दूंगा। बाय डिफॉल्ट पब्लिक ही होता है। ठीक है। पब्लिक कर दूंगा। तो ये क्या है, एब्स्ट्रैक्शन है। जिस डेटा को मुझे बाहर यूज नहीं करना, क्लास के बाहर नहीं लेके जाना, यहीं यूज करना है, उसके लिए मैं प्राइवेट यूज कर लूंगा, उसको हाइड कर दूंगा, डेटा को वहीं पे रोक दूंगा, उसके बाहर एक्सेस नहीं करूंगा। जिसको यूज करना है उसके आगे पब्लिक लगा दूंगा, उसको बाहर में यूज कर सकता हूँ। तो एब्स्ट्रैक्शन का मतलब समझ में, डेफिनेशन लिखवा दूं इसकी एब्स्ट्रैक्शन की। ठीक है। तो देखो एब्स्ट्रैक्शन की आप पहले एनकैप्सुलेशन की डेफिनेशन लिख लीजिए। एनकैप्सुलेशन की डेफिनेशन है,
और मल्टीपल यूज और बाइंड डेटा एंड प्रॉपर्टीज इन अ सिंगल ब्लॉक फॉर मल्टीपल यूज और रीयूज, यही होता है ना भाई। सी प्लस प्लस की सबसे मेजर प्रॉपर्टी या सबसे मेजर एडवांटेज ये कह सकते हैं कि हम उसके अंदर रीयूजेबिलिटी कर सकते हैं। कोड को एक बार लिखोगे, कितनी बार भी यूज करोगे, तो वो चीज हम एनकैप्सुलेशन के थ्रू करते हैं। बाइंड डेटा एंड प्रॉपर्टीज इन अ सिंगल ब्लॉक फॉर मल्टीपल यूज और रीयूज। हो गया। अब एब्स्ट्रैक्शन की बात करते हैं, तो एब्स्ट्रैक्शन क्या है? Hide properties of an class like some functions or variables that user don't want to use outside of the class. User can do data abstraction using access specifiers, public, private और protected। कहने का मतलब ये है कि एब्स्ट्रैक्शन का मतलब है कि किसी क्लास की कुछ प्रॉपर्टीज लाइक फंक्शंस और वेरिएबल को हाइड करना जिसको यूजर जो है क्लास के बाहर यूज नहीं करना चाहता है। और वो ये किसकी हेल्प से करता है? इन तीन एक्सेस स्पेसिफायर्स की हेल्प से करता है, पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड। ये क्या है? ये डेटा एब्स्ट्रैक्शन के सबसे बड़े टूल है। डेटा एब्स्ट्रैक्शन जो होगा वो सिर्फ इन्हीं की हेल्प से होगा। समझ लो, अगर प्राइवेट और प्रोटेक्टेड नहीं होता तो हम कभी डेटा एक्सट्रैक्शन कर ही नहीं सकते थे। हम किसी भी चीज को कहीं भी एक्सेस कर सकते थे पूरे प्रोग्राम के अंदर, क्योंकि बाय डिफॉल्ट सब कुछ पब्लिक होता है। जावा के अंदर बाय डिफॉल्ट प्राइवेट होता ठीक है, दोनों में डिफरेंस है। तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे सब कुछ क्या होता है? पब्लिक होता है। अब अगर आपको एब्स्ट्रैक्ट करना है, हाइड करना है, तो आप क्या यूज करोगे? प्राइवेट यूज करोगे। अब देखो, प्रोटेक्टेड का क्या यूज है? एब्स्ट्रैक्शन में प्रोटेक्टेड का कोई यूज नहीं है। मैं बताता हूँ क्यों। प्रोटेक्टेड का काम सिर्फ कहाँ आएगा? इनहेरिटेंस में। जहां पे जिस क्लास को आपको इनहेरिट करना है, सिर्फ जिस क्लास की प्रॉपर्टीज को आप इनहेरिट करना चाह रहे हो, अगर वहां प्रोटेक्टेड लगा सकते हो तो जिसको इनहेरिट कर रहे हो सिर्फ उसी के टर्म्स को आप यूज कर सकते हो। बाहर उसका कोई यूज नहीं होगा जिसको प्रोटेक्टेड बनाया। इनहेरिट करोगे तो यूज होगा, अदरवाइज डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते। पब्लिक कर दोगे तो डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, लिख लिया ये? एक एग्जाम्पल लिखा देता हूँ, आप एग्जाम्पल भी लिख सकते हो।
क्लास मैंने यहाँ से स्टार्ट किया, उसके अंदर मैंने दो तरह के वेरिएबल बनाए, एक तो प्राइवेट टाइप का बनाया, एक बाय डिफॉल्ट पब्लिक टाइप का बनाया। फिर मैंने एक फंक्शन का नाम बनाया रेडियस, उसके अंदर मैंने एक मैसेज प्रिंट कराया रेडियस, कुछ भी नहीं किया, फंक्शन को क्लोज कर दिया, फंक्शन की बॉडी यहाँ खत्म हो गई। उसके बाद में ये क्लास की बॉडी यहाँ खत्म हो गई। अब इनमें से कौन कौन से थिंग्स मैं यूज कर सकता हूँ बाहर, एक तो ये वेरिएबल और एक ये फंक्शन। इस चीज को यूज नहीं कर सकता क्योंकि ये प्राइवेट है, ठीक है। तो इसका मतलब ये डेटा हाइड हो जाएगा, इस क्लास के बाहर इसका कोई यूज नहीं है। इस क्लास के अंदर मैं इसको कहीं भी यूज कर सकता हूँ, लेकिन इस क्लास के बाहर इसका कोई यूज नहीं होगा, ठीक है। तो आप ये भी लिख सकते हो। एनकैप्सुलेशन लिख लिया, रब करो। हो गया। अब हम बात करते हैं पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है। इसका मतलब क्या है, वर्ड थोड़ा अजीब सा है, मतलब क्या है, मतलब है ओवरलोडिंग। ओवरराइडिंग नहीं आएगा इसमें, ये ध्यान रखना, सिर्फ ओवरलोडिंग आएगा। ओवरलोडिंग कौन कौन से हैं, फंक्शन ओवरलोडिंग और ऑपरेटर ओवरलोडिंग। सिर्फ ये दो तरह के ओवरलोडिंग आते हैं। पॉलीमॉर्फिज्म की सिंपल डेफिनेशन है, किसी भी एक फंक्शन के नेम को, फंक्शन ओवरलोडिंग की अगर मैं बात करता हूँ, किसी भी एक फंक्शन के नेम को बार बार यूज करना, बस उसके अंदर के डेटा टाइप्स यानी कि उसके पैरामीटर्स, या तो इसका रिटर्न टाइप या इसके पैरामीटर्स डेटा टाइप या क्वांटिटी ऑफ पैरामीटर्स, तीनों में से कुछ भी डिफरेंट है ना, तो फंक्शन ओवरलोडिंग परफॉर्म हो सकती है विद सेम नेम, ठीक है। यानी कि मैं फंक्शन बना रहा हूं अगर इंट रेडियस, ब्रैकेट में कोई पैरामीटर नहीं दे रहा, ठीक है। फिर इसी फंक्शन को मैं दोबारा बना लेता हूं इंट रेडियस इंट ए, ठीक है। फिर इसी फंक्शन को दोबारा बना लेता हूं इंट रेडियस इंट एक्स कोमा इंट वाई, ठीक है। तो नाम सेम है, अंदर के पैरामीटर्स बदलते जा रहे हैं। अच्छा, ठीक है। अब इसका डेटा टाइप चेंज हो गया, यहाँ पे आप इंटीजर टाइप का डेटा दे रहे हो, यहाँ पे फ्लोटिंग टाइप का डेटा टाइप दे रहे हो। अब जब इस फंक्शन को कॉल करना होगा ना, तो जब कॉलिंग के टाइम पे हम क्या करेंगे, जैसे ऑब्जेक्ट नेम आपने लिया है ए डॉट रेडियस, फंक्शन को इस तरीके से कॉल किया जाता है, यूजिंग ऑब्जेक्ट नेम डॉट फंक्शन नेम, यही होता है तरीका। ऑब्जेक्ट डिक्लेयर कैसे करेंगे, आपके क्लास का नेम स्पेस आपके
ऑब्जेक्ट्स का नेम ऐसे डिक्लेयर करोगे, जैसे क्लास का नेम है मेरा ए, स्पेस देके ऑब्जेक्ट का नेम दे दोगे आप ए कॉमा बी, ऐसे दो ऑब्जेक्ट बना दिए आपने, ठीक है। जैसे डेटा टाइप बनाते हैं ना, तो वैसे ही ऑब्जेक्ट बनाए जाते हैं। ये एक तरह का डेटा टाइप ही होता है। क्लास और एरे भी जो है वो एक तरह के डेटा टाइप है, ठीक है। म्यूटेबल और इम्यूटेबल दो तरह के डेटा टाइप होता है। तो अपन फंक्शन को जब कॉल करेंगे, तो मुझे अगर इस फंक्शन को कॉल करना है तो मैं यहाँ पे इंटीजर टाइप की वैल्यू दूंगा। तो जैसे ही मैं जिस टाइप की वैल्यू दूंगा ना, जैसा आर्ग्यूमेंट पास करूंगा, वैसा फंक्शन कॉल हो जाएगा। सपोज करो मैंने 15 दिया, तो इन चारों में से कौन सा फंक्शन कॉल होगा? ये वाला फंक्शन कॉल होगा, क्योंकि मैंने इंटीजर टाइप की वैल्यू दी है। अगर मैंने इस तरह की वैल्यू दी, तो ये वाला फंक्शन कॉल हो जाएगा, ठीक है। वो आइडेंटिफाई कर लेगा कि आर्ग्यूमेंट किस टाइप का है, डेसिमल टाइप का है, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है, तो कौन सा फंक्शन कॉल करना है? फ्लोट वाला फंक्शन अपने को कॉल करना है। तो इसमें कोई डाउट नहीं है ना, ये फंक्शन ओवरलोडिंग है, इसमें ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। भाई फंक्शन का नाम सेम रहेगा, या तो उसका रिटर्न टाइप बदलेगा, या उसके जो अंदर पैरामीटर्स है उनकी क्वांटिटी बदलेगी। और क्वांटिटी नहीं बदलती है तो उन डेटा टाइप, उन पैरामीटर्स का क्या बदलेगा? डेटा टाइप बदलेगा, ठीक है। इन तीनों में से एक चीज होगी, ठीक है, लेकिन फंक्शन नाम क्या रहेगा? सेम रहेगा, ठीक है। ये रही अपनी फंक्शन ओवरलोडिंग। दूसरी चीज आती है ऑपरेटर ओवरलोडिंग। देखो ऑपरेटर ओवरलोडिंग का मतलब क्या है? जब आप मल्टीपल ऑपरेटर्स किसी ऑपरेशन में यूज करते हैं, ठीक है, कॉलिंग के टाइम पे जब आप मल्टीपल ऑपरेटर्स किसी फंक्शन में यूज करते हैं, इस तरीके से ए प्लस बी मल्टीप्लाई सी माइनस डी, ये ऑपरेटर ओवरलोडिंग ही होती है। इसी को ऑपरेटर ओवरलोडिंग बोला जाता है। मल्टीपल टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स आप किसी एक सिंगल ऑपरेशन के अंदर यूज कर रहे हैं, ठीक है, और उसी ऑपरेशन को मल्टीपल टाइम्स यूज किया जा रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे? ऑपरेटर ओवरलोडिंग बोलेंगे, ठीक है। तो पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब लिख लीजिए आप। पॉलीफॉर मैं यहाँ लिख देता हूँ। Polymorphism stands for overloading. Two types of polymorphism available: function overloading, operator overloading. Function overloading, function name will be same but parameters will be different, ठीक है। एक मिनट आप ये लिख लो, करप्ट कर देता हूँ थोड़ा सा। आप फिर इसके अंदर फंक्शन ओवरलोडिंग के अंदर ये एग्जांपल लिख लेना, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग के लिए एग्जांपल लिख लेना कि सेम नाम के अपने पास में फंक्शंस है, लेकिन पैरामीटर्स अपन ने अलग अलग पास कर रखे हैं। ठीक है, अगर आपके लिए क्वेश्चन ऐसे आता है कि भाई फंक्शन ओवरलोडिंग के इनमें से कौन सा फंक्शन ओवरलोडिंग का टाइप है, आपसे ऐसे पूछे, तो सेम नाम के फंक्शन दे रखे होंगे, सेम नाम के फंक्शन दे रखे होंगे, या ऐसे पूछ ले कि कौन सा ओवरलोडिंग का टाइप नहीं है, सिमिलर टाइप्स ऑफ फंक्शंस
विथ सिमिलर टाइप ऑफ डेटा टाइप विथ सिमिलर टाइप ऑफ वेरिएबल नेम, वो कभी भी फंक्शन ओवरलोडिंग नहीं होगा। या तो उसका डेटा टाइप चेंज होगा, या उसका वेरिएबल नेम चेंज होगा, या फंक्शन का रिटर्न टाइप चेंज होगा, बट फंक्शन का नेम कभी चेंज नहीं होगा। फंक्शन का नाम तो हमेशा सेम ही रहेगा, हमेशा सेम रहेगा। फंक्शन ओवरलोडिंग का मतलब ही ये है, एक ही नाम के फंक्शन को आप मल्टीपल टाइम्स यूज कर रहे हो, बस उसका सरनेम बदल रहे हो, या श्रीमान या श्रीमती बदल रहे हो, ठीक है। यानी कि उसका रिटर्न टाइप बदल रहे हो, या फिर उसके पैरामीटर्स को बदल रहे हो। और जब पैरामीटर बदलोगे तो उसके अकॉर्डिंग आपको आर्गुमेंट पास करने पड़ेंगे फंक्शन कॉलिंग के टाइम पे, जैसा कि अपन ने अभी किया था ऑब्जेक्ट के थ्रू। आपका हो गया, लिख लिया आपने? रब कर दूं? हाँ, एग्जाम्पल लिख लो आप, बाकी रब कर दूं? अब दो बेसिक टर्मिनोलॉजी पूछ रहा हूँ। क्लास और ऑब्जेक्ट, सबको पता है ऊप्स का कंसेप्ट है, तो क्लास और ऑब्जेक्ट तो यूज होंगे ही होंगे अपने पास, ठीक है। लेकिन यूज कैसे होंगे? क्या दोनों का काम अलग अलग है, या दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट है? ठीक है, क्लास ऑब्जेक्ट पे डिपेंड है, ऑब्जेक्ट क्लास पे डिपेंड है, सीधी सी बात है। अगर इसको बनाओगे तो ये बनाना पड़ेगा, ठीक है। और ऑब्जेक्ट बनाओगे तो क्लास होगी। ऑब्जेक्ट के बिना क्लास कुछ नहीं है, क्लास के बिना ऑब्जेक्ट कुछ नहीं है, सीधी सी बात ये है। क्लास क्या होती है? अ ब्लॉक ऑफ कोड, एक कोड का ब्लॉक है, ठीक है, जिसके अंदर आप कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो। ऑब्जेक्ट क्या है? इट हेल्प्स टू एक्सेस द ब्लॉक ऑफ कोड ऑफ अ डेडिकेटेड क्लास। अब देखना ये वर्ड क्यों लिखा है मैंने, डेडिकेटेड क्लास। ये तो ब्लॉक ऑफ कोड हो गया, ठीक है, जिसके अंदर आप ये यूज करोगे, ये ब्लॉक ऑफ कोड हो गया क्लास का। ऑब्जेक्ट क्या है? इट हेल्प्स टू एक्सेस द ब्लॉक ऑफ कोड ऑफ अ पर्टिकुलर डेडिकेटेड क्लास। पर्टिकुलर डेडिकेटेड क्लास से मतलब है जिस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओगे उसी क्लास की प्रॉपर्टीज को एक्सेस कर सकते हो। दूसरी क्लास की प्रॉपर्टी को एक्सेस करना है तो उस दूसरी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, ठीक है। सपोज ए नाम की क्लास है और बी नाम की क्लास है। ए नाम की क्लास की प्रॉपर्टीज को एक्सेस करना है तो void मेन के अंदर आके ए स्पेस जो भी आपका ऑब्जेक्ट नेम है आप यूज करोगे, ठीक है। ये मैंने ऑब्जेक्ट बना दिया, ऑब्जेक्ट बनाने का सिंटेक्स यही होता है, ठीक है। अब मुझे इस ऑब्जेक्ट के थ्रू अगर बी क्लास की प्रॉपर्टीज एक्सेस करनी है तो वो मैं नहीं कर सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये इसका रेफरेंस वेरिएबल है। इसको इसका रेफरेंस दिया गया है ए क्लास का, ना कि बी का रेफरेंस दिया गया है। ये सिर्फ इसी को जानता है, ये बी इसके लिए अननोन है, तो ये इसके पास में जाएगा भी नहीं। ये सिर्फ इसी से फैमिलियर है, इसी की प्रॉपर्टीज को एक्सेस करेगा, इसी की चीजों को देखेगा, ठीक है, बी को नहीं देखेगा। अगर बी की प्रॉपर्टीज को एक्सेस करना है तो दूसरा ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। ये इसका रेफरेंस वेरिएबल होता है। रेफरेंस वेरिएबल का मतलब होता है, एक तो होता है नॉर्मल वेरिएबल जो हम इंट फ्लोट के थ्रू बनाते हैं, दूसरा होता है रेफरेंस वेरिएबल जो हम
हाँ 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 हाँ। ऑपरेटर ओवरलोडिंग की देखो पहचान क्या है, जब आप मल्टीपल, सिंपल है, जब आप मल्टीपल ऑपरेटर्स यूज इन अ सिंगल टास्क, एक सिंगल टास्क के अंदर आप मल्टीपल ऑपरेटर्स यूज कर रहे हो, जैसे कि एक ऑपरेशन मैंने आपको बताया था, ए मल्टीप्लाई बी प्लस सी मल्टीप्लाई डी, ये क्या है? सेम ऑपरेटर आप दो जगह यूज कर रहे हो ना, मल्टीप्लाई सेम, एक एक ही एक्सप्रेशन के अंदर सेम ऑपरेटर दो जगह यूज कर रहे हो, इसी को बोला जाता है ऑपरेटर ओवरलोडिंग। बेसिक टर्मिनोलॉजी यही कहती है, यही ऑपरेटर ओवरलोडिंग है। मल्टीपल टाइम्स आप एक ही ऑपरेटर को सिंगल ऑपरेशन के अंदर यूज कर रहे हो, तो वो क्या है? ऑपरेटर ओवरलोडिंग। ठीक है। अब हम बात करेंगे अपने ऑब्जेक्ट की। ठीक है, तो देखो ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट भी एक वेरिएबल ही होता है। जैसे आप बनाते हो ना इंट ए, इंट बी, इंट सी, ठीक है, वो वेरिएबल बनाते हो, ये भी एक वेरिएबल है। जो ऑब्जेक्ट आप क्रिएट कर रहे हो यहाँ पे, ये भी एक वेरिएबल ही है। ठीक है, बट ये किस टाइप का वेरिएबल है? इम्यूटेबल डेटा टाइप का वेरिएबल है। ठीक है, इम्यूटेबल डेटा टाइप। ठीक है, जिनको, जैसे कि इम्यूटेबल डेटा टाइप्स कौन कौन से होते हैं? एरे, क्लास, स्ट्रक्ट, ये यूज करते हो ना, ये इम्यूटेबल डेटा टाइप्स होते हैं। ठीक है, यस।